हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आपको एक ऐसा वीडियो प्रोवाइड कराने वाला हूं जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वह इसलिए क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वेक्टर से रिलेटेड यानी सदिश से रिलेटेड जो भी आप लोगों का फॉर्मूला है उस सारे फॉर्मूलाओं को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको वेक्टर का कोई भी फॉर्मूला ना छूटे। तो आज का ये जो वीडियो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर जो आप लोगों को समझना है, जैसे ही आप मैथ से स्टार्ट करते हैं वेक्टर से रिलेटेड, तो आप लोगों को पहला जो टॉपिक पढ़ना है वो है पोजीशन वेक्टर, यानी कि किसी भी पॉइंट का आप पोजीशन वेक्टर कैसे पता करते हैं। ये एक नंबर का सवाल हर साल आता ही आता है। और कैसे आता है देखिएगा ध्यान से। पहले सपोज कीजिए कि आप लोगों को पहले ना एक्सिस समझना होगा। जैसे मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो आपको करना क्या है कि ये कोई पॉइंट दे देगा, एक कोई क्या करेगा, पॉइंट दे देगा और कहा जाएगा कि इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा। तो देखिए मान लीजिए कि आपके पास पॉइंट है एक्स वाई और जेड, और अगर इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना हो तो इसको हम ओ से कनेक्ट करा देते हैं, यानी यहां जो नया वेक्टर बनेगा ये ओपी वेक्टर, इसी को हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं बिंदु P का स्थिति सदिश। और स्थिति सदिश कैसे निकालते हैं तो याद रखिएगा, यहां पर हम लिख चुके हैं ओपी वेक्टर बराबर वेक्टर आर बराबर, बस आपको करना क्या है, जो भी पॉइंट दिया रहे ना उसमें आप आई जे और के यूनिट वेक्टर आप सटा दीजिएगा। जैसे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और यही अगर मान लीजिए यहाँ पॉइंट में अगर प्लस है तो प्लस रहेगा और अगर पॉइंट में माइनस कहीं है तो माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से आप एक फॉर्मूला जरूर याद रखेंगे कि किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होता है, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होता है। बशर्ते कि आपको बस मान देगा एक्स वाई जेड का मान जैसे ही आपको पता हो आप आसानी से यहाँ पर रख दीजिएगा, तो आपका एक नंबर हर साल की तरह इस साल भी मिल जाएगा। दूसरा इसी में फॉर्मूला आप लोगों को जानना है वह है मैग्नीट्यूड, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं परिमाण, और एक और इसको नाम से जाना जाता है मॉडुलस, या जिसको आप मापांक बोलते हैं। तो कभी कभी क्या करता है मैग्नीट्यूड यानी परिमाण करके आपसे एक सवाल पूछ देगा, या कभी कभी आपको मॉडुलस या मापांक करके भी आपको एक नंबर के सवाल में पूछा जाता है। तो इसीलिए हम दोनों नाम लिख दिए ताकि आप दोनों नाम को याद रखेंगे, मैग्नीट्यूड या मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब क्या होता है या मैग्नीट्यूड का एक लाइन में आप अर्थ याद रखेंगे, इसका मतलब होता है लेंथ यानी कि लंबाई। तो ऐसे लंबाई को गौर से देखिए, यहां से यहां जो डिस्टेंस होगा ना उसी को हम मैग्नीट्यूड बोलेंगे या परिमाण बोलेंगे। तो उसको लिखते हैं मोड ऑफ वेक्टर ओपी बराबर, फॉर्मूला आप याद रखिएगा, वैसे तो आप 10th क्लास में भी या 11th क्लास में पढ़े होंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, यहां से दो बिंदु के बीच का दूरी आप निकाल सकते हैं इस तरह से। तो रूट अंडर याद रखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब आप सोचिए एक्स वाई जेड का मान अगर आपको यहां से पता है तो आप आसानी से उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। तो ये जो हमने आपको अभी दो फॉर्मूला बताया है, इन दोनों फॉर्मूला पर एक एक क्वेश्चन हर साल आता ही आता है, ठीक है। तो पहला आप याद रखिएगा पोजीशन वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और दूसरा जो फॉर्मूला है वो है परिमाण या जिसको आप मापांक या मॉडुलस बोलते हैं, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्या आपको ये मेरा बात समझ में आ गया है? अगर समझ में आए तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ, फॉर्मूला है वो है, देखिएगा ध्यान से, वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। ये आप लोगों का सेकंड टाइप का सवाल पूछा जाता है इससे कि दो बिंदु आप लोगों से दे दिया जाता है और कहा जाता है कि दोनों को मिलाने वाला वेक्टर कैसे निकालें। जैसे मान लीजिए कि आपके पास दो पॉइंट देगा, पहला पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी, और कहा जाएगा कि अगर ए से बी को मिलाने वाला जो वेक्टर बनेगा उसका आप फॉर्मूला बताइए क्या होता है। तो ऐसे आप यहां पर हम आपको बता दें कि ए बी वेक्टर ए बी बराबर x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। और ये कैसे आता है यह भी आप पता कर सकते हैं। जैसे आपको पता होगा, पहले से आप थोड़ा बहुत आप पढ़े होंगे अगर फिजिक्स में, तो आप ट्रायंगल लॉ के बारे में जानते होंगे। तो आप याद रखिएगा, मान लीजिए कि यहां से गौर से देखिए, यहां से मिला है ना, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर OA हो गया, और ये जो आपका वेक्टर बन रहा है इसको AB वेक्टर बोले हैं, और O से अगर इसको B को कनेक्ट करा दिए ना तो इसको OB वेक्टर बोले हैं। तो आपको इस ट्रायंगल लॉ से आपको पता होना चाहिए कि OA प्लस AB किसके बराबर होगा, तो OB के बराबर। वही चीज यहां पर लिखे हैं, देखिएगा
कि OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर बराबर OB वेक्टर, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, AB वेक्टर का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो AB को इधर छोड़े, OA को अब राइट साइड लेगा, तो क्या लिखे OB माइनस OA। तो अब आप सोचिए कि AB का मान निकालने के लिए आप करते क्या है, तो बाद वाला में से पहले वाला को आप घटा देते हैं। जैसे देखिए बाद में B है तो B में से एक घटा रहे हैं, तो ये जो तरीका है यह भी आप याद रखिएगा जब भी आपको क्वेश्चन बनाने की जरूरत हो। अगर मान लीजिए AB निकालना हो तो बाद वाला में से पहले वाला आप घटा दीजिएगा। अगर आपसे हो सकता है कि कहीं CD निकालने की जरूरत पड़ जाए तो आप इस तरह से याद रखेंगे बाद वाला, तो बाद वाला D है तो OD माइनस OC, इस तरह से। तो ये भी आपका एक काम का फॉर्मूला है। अब रही बात कि मान लीजिए कि आपके पास पॉइंट जब पता हो तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, OB में से OA मतलब B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर यही है, इसमें I J K सटा देंगे। अभी आपको बताया गया ना पहला फॉर्मूला में I J K सटा देंगे, फिर इसमें भी I J K सटा देंगे तो इसका पोजीशन वेक्टर मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, बाद वाला में से पहले वाला घटाएंगे ना, तो बाद वाला तो आप देख लीजिए x2 है, अब पहले वाला x1 है, तो लिखिएगा x2 माइनस x1 I कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। बस आपको इस कोऑर्डिनेट को घटा देना है और I J K सटा देना है, और यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। अगर आपको दो बिंदु दिया जाए तो आप आसानी से इस वेक्टर का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला भी आप समझ है। आप लोगों का 4 नंबर देखिएगा कि अगर आप अब सवाल कैसे पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा कि कोई एक वेक्टर दे देगा, तो वेक्टर का तो फॉर्म आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि xi का प्लस yj का प्लस zk को इस रूप का एक वेक्टर रहेगा। और अगर आपको इस रूप का वेक्टर रहेगा ना, तो आपसे क्या पूछेगा, हो सकता है कि आपसे पूछा जाए स्केलर कंपोनेंट, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं अदिश घटक, या हो सकता है कि आपसे पूछा जाए वेक्टर कंपोनेंट, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं सदिश घटक। तो अगर आपसे अदिश घटक पूछा जाए तो बस आपको इसमें जो कंपोनेंट है ना अदिश वाला, वही मान आप लिख दीजिएगा। जैसे x y z, तो x y z कॉमा लगा के अलग अलग लिख दीजिएगा। यहाँ पर जो भी आपका अंक दे ले रहेगा ना, जैसे 2 3 4 5 कुछ भी हो तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। लेकिन इसी में अगर आपसे सिर्फ वेक्टर कंपोनेंट पूछा जाता तो आप क्या करते, I J के सारा वाला उठा लीजिएगा, बस आप इसको कॉमा के रूप में अलग अलग लिख दीजिएगा। जैसे xi कैप कॉमा yj कैप कॉमा zk कैप। अगर मान लीजिए यहाँ पर रहता क्वेश्चन 2 3 4, तो आप आसानी से लिख सकते थे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। समझ में आया ना। तो अगर आपसे वेक्टर दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इसका स्केलर कंपोनेंट बताइए, वेक्टर कंपोनेंट, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगला जो आप लोगों का मेन जो फॉर्मूला है ये 5 नंबर, और वो इसलिए क्योंकि एक सवाल जो है हर साल इस टाइप के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं कि कोई एक वेक्टर दे दिया जाता है और आपसे क्या पूछा जाता है, यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए। जो वेक्टर देगा ना उसी के दिशा में या उसी के डायरेक्शन में आपसे यूनिट वेक्टर पूछा जाता है। तो कैसे निकालते हैं, जैसे देखिए मान लीजिए कि आपके पास कोई वेक्टर है xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, और अगर इस वेक्टर के अनुदिश में आपसे पूछा जाए कि मात्रक सदिश ज्ञात करें, जैसे वेक्टर ए की दिशा में मात्रक सदिश याद करें, तो उसको हम थोड़ा सा नोट करते हैं, डिनोट करते हैं ए कैप से। ठीक है, किसे डिनोट करते हैं, ए कैप से। और ए कैप का फॉर्मूला आप याद रखिएगा, वेक्टर ए बटा मोड ऑफ वेक्टर ए। और मान लीजिए कि हमको अगर कोई वेक्टर बी होता और बी का यूनिट वेक्टर निकालना होता, तो यहां लिखते बी कैप वेक्टर बी बटा मोड ऑफ वेक्टर बी। यानी जिस वेक्टर का आपको यूनिट वेक्टर निकालना हो उसके वेक्टर में आपको भाग देना है उसके मैग्नीट्यूड से, यानी परिमाण से। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। और इसके साथ साथ आप यह भी याद रखिएगा कि अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका परिमाण कितना होगा, 1 होगा। कभी कभी ऐसा सवाल पूछ दिया जाता है कि कोई वेक्टर है जो यूनिट वेक्टर है, तो आप अगर वो कह देता है कि यूनिट वेक्टर है तो आप याद रखिएगा कि इसका परिमाण कितना होगा, तो 1 होगा। ठीक है, और इसमें वो नोट हम लिखे हैं, नोट जो है आपका काम का है कि इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जा सकते हैं। जैसे कोई एक वेक्टर दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि n परिमाण वाला उस सदिश आप उसी के डायरेक्शन में बताइए। तो n परिमाण कहने का मतलब 4 परिमाण हो, 8 परिमाण हो, 10 परिमाण हो, मतलब मैग्नीट्यूड जिसका 8 10 हो। तो अगर उस टाइप का वेक्टर पूछा जाए तो आप याद रखेंगे n इंटू ए कैप, और ए कैप को बहुआ यूनिट वेक्टर बोलते हैं। जैसे कोई भी वेक्टर आपसे दे देगा और कहेगा उसके डायरेक्शन में ना आप ऐसा वेक्टर बताइए जिसका परिमाण 8 हो 10 हो, तो पहले आप यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए और जितना परिमाण का है उससे आप उसमें गुना कर दीजिए, उतना परिमाण वाला आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों चीज आप समझ गए होंगे कि कोई वेक्टर दे ले रहा है तो स्केलर कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट कैसे निकालते हैं। कोई अगर वेक्टर पता हो तो उसके अलोंग में हम कैसे यूनिट वेक्टर निकालते हैं, और n
n परिमाण वाला वेक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं। तो एक बार इस फॉर्मूला पर आते हैं। नेक्स्ट जो है आप लोगों का 7 नंबर क्या है कि अगर कोई वेक्टर दे दिया जाए, ठीक है, हम आपको ऐसा बताने का प्रयास करें जिससे कि अगर आप पूरा वीडियो को आप अच्छा से समझ जाते हैं तो क्वेश्चन आंसर आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे देखिए कि आपके पास कोई वेक्टर पता हो जैसे xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, और आपसे क्या पूछा जाए कि डायरेक्शन रेशियोज बताइए, या आपसे पूछा जाए कि डायरेक्शन कोसाइंस बताइए। डायरेक्शन रेशियोज को हिंदी में दिक् अनुपात बोलते हैं और डायरेक्शन कोसाइंस को दिक् कोसाइन या दिक् कोज्याय भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे कोसाइन डायरेक्ट लिखे चाहे कोज्याय लिखे, दोनों एक ही चीज है। अंग्रेजी में याद रखिएगा डायरेक्शन कोसाइंस। तो जनरली तौर पर याद रखिए डायरेक्शन रेशियोज बहुत ही आसान है, बस आई वाला, जे वाला और के गुना में जो भी नंबर्स या जो संख्या है उसको आप लिख दीजिए। जैसे यहाँ पर एक्स वाई जेड है, कॉमा के रूप में अलग अलग करके लिख दीजिए। यही इसका डायरेक्शन रेशियोज कहलाएगा कोई वेक्टर का, ठीक है। अगर कोई वेक्टर पता हो, अगर उसका डायरेक्शन को साइंस पूछा जाए तो याद रखिएगा डायरेक्शन को साइंस को एल, एम और एन से डिनोट करते हैं, यानी कि सूचित करते हैं। और एल बराबर याद रखिएगा एक्स बाई रूट अंडर, फिर एम बराबर क्या होगा तो वाई बाई रूट अंडर, और एन बराबर क्या होगा तो जेड बाई रूट अंडर। और रूट अंडर में आप याद रखिएगा तो परिमाण यानी मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। तो मैग्नीट्यूड का अभी तक जो पहले बताए थे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, उसी तरह से यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रूट अंडर, ठीक है। इसमें आप एक फॉर्मूला आप यहाँ से याद रख सकते हैं बहुआ से, ये परीक्षा में कई बार पूछा भी गया था कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो अगर आप इस फॉर्मूला को याद रखते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1, और ये कैसे आता है तो आप चाहे तो आसानी से कर सकते हैं। जैसे ये आपका एल का मान है और ये एम का मान है और ये एन का मान है, तीनों को वर्ग करके जोड़ कर देखिएगा उसका आंसर 1 आएगा। इसको आप लोग करके जरूर देखिएगा। और फिलहाल आप याद रखिएगा कि डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है तो एक्स वाई जेड, डायरेक्शन को साइंस क्या होता है तो एक्स बाई रूट अंडर, वाई बाई रूट अंडर और जेड बाई रूट अंडर। और इसमें तीनों में रिलेशन क्या होता है तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग देखिएगा वो है फॉर्मूला 8 नंबर कि आपसे कैसे सवाल पूछा जाता है कि कोई वेक्टर दुगो दे दिया जाता है। जैसे मान लीजिए पहला वेक्टर a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और एक दूसरा वेक्टर है b जो b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, यानी कि दुगो आपको वेक्टर दे दिया जाता है और कहा जाता है कि बताइए कि क्या दोनों वेक्टर जो है कोलिनियर है, समरेख है। तो कैसे जानेंगे कि समरेख है, तो उसके लिए आपको दो कंडीशन होता है। आप इस तरह से यूज कर सकते हैं कि वेक्टर b बराबर लैम्डा वेक्टर a के बराबर आ जाए। सोचिएगा फिर से कि वेक्टर b किसके बराबर आ जाए, लैम्डा वेक्टर है, जहां पर लैम्डा क्या है तो अचर है या स्केलर है, ठीक है। और या इसको आप दूसरा तरीका से बना सकते हैं b1 बाई a1 बराबर b2 बाई a2 बराबर b3 बाई a3, यानी सबका अनुपात अगर बराबर है तो भी हम कह सकते हैं कि जो दोनों वेक्टर्स है वो दोनों क्या है तो कोलिनियर है या समरेख है। एक बार फिर से कि दोनों जो वेक्टर है वो समरेख कब होगा, जब या तो कंडीशन पहला फॉलो कर जाए इस तरह से कि वेक्टर b बराबर लैम्डा वेक्टर है, या आप इसी को ऐसे भी चेक कर सकते हैं b1 बाई a1 b2 बाई a2 या b3 बाई a3। अगर ये तीनों का मान बराबर आता है तो कहेंगे कि वेक्टर जो दिया गया था दुगो वो क्या है तो कोलिनियर है या समरेख है, ठीक है। नेक्स्ट जो आप लोग का फॉर्मूला है 9 नंबर की इक्वल वेक्टर्स, यानी कि समान सदिश से भी आपको एक सवाल पूछा जाता है जो एक नंबर का छोटा सा सवाल होता है। जैसे कैसे, मान लीजिए एक आपका पहला वेक्टर ये है और ये दूसरा वेक्टर है, और दोनों वेक्टर क्या इक्वल है, दोनों वेक्टर क्या है बीच में इक्वल का साइन है। अगर इक्वल है तो आप याद रखेंगे कि i का जो कंपोनेंट होगा, i का मतलब जो गुणांक होगा वो i के बराबर करेगा, और j का जो गुणांक है वो j के बराबर करेगा, और k का जो गुणांक है वो k के आप बराबर करेंगे। बराबर कब करेंगे, जब वो कहेगा कि ये दोनों इक्वल वेक्टर्स है तब, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वल वेक्टर्स है तो आपको क्या करना है x1 a1 के बराबर, x2 a2 के बराबर और x3 a3 के बराबर, और इससे अभी आपका एक नंबर का सवाल बन जाएगा, ठीक है। तो आपको मिला है फॉर्मूला नंबर 10, ये है सेक्शन फॉर्मूला जिसको आप खंड सूत्र के नाम से जानते हैं। तो खंड सूत्र में आप लोगों से कैसा प्रश्न पूछा जाता है ध्यान दीजिएगा। जैसे इसमें क्या कहेगा, 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक इंटरनली होता है जिसको आप अंतर विभाजन बोलते हैं, एक एक्सटर्नली जिसको आप बाह्य विभाजन होता है, और एक हो सकता है कि आपसे मध्य
मध्य बिंदु, जिसको आप मिड पॉइंट बोलते हैं। तो देखिए मिड पॉइंट अगर पूछा जाए तो बड़ा आसान है, इंटरनली आप याद कर लीजिए तो एक्सटर्नली आपको याद हो जाएगा। जैसे देखिए इसको कैसे समझेंगे कि याद कैसे रहेगा, तो मान लीजिए कि आपके पास दो पॉइंट दे देगा ए और बी, और इसका ना अनुपात भी दे देगा, और अनुपात देने के बाद आपसे क्या कहेगा, इसमें एक ऐसा बिंदु का पोजीशन वेक्टर निकालिए, स्थिति सदिश निकालिए जो m अनुपात n के अनुपात में विभाजित करता है। तो आप याद रखिएगा अगर इंटरनली पूछा जाए अंतर विभाजन, तो वेक्टर r बराबर वेक्टर m वेक्टर b प्लस n वेक्टर a बटा m प्लस n, जहां पर mn क्या है तो अनुपात है, और वेक्टर b और वेक्टर a कहां से लाइएगा भाई, तो याद रखिएगा ई वाला इस पॉइंट से जो वेक्टर प्राप्त होगा ना, जो पोजीशन वेक्टर यानी कि वेक्टर a, यहां से जो पोजीशन वेक्टर प्राप्त होगा उसको वेक्टर a बोलेंगे, और b पॉइंट से जो वेक्टर हमको प्राप्त होगा जो पोजीशन वेक्टर, वो वेक्टर b होगा। तो a और b का मान अगर आपको पता हो तो आसानी से इसमें रख दीजिए, mn का मान तो देवे करेगा, बस आसानी से आप निकाल सकते हैं इंटरनली डिवीजन में। यही चीज एक्सटर्नली में कैसे, तो देखिए एक्सटर्नली में बस आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, कुछ नहीं, बस इस प्लस के जगह आपको क्या करना है माइनस, तो जहां जहां इसमें प्लस है वहां क्या कर दीजिएगा माइनस। तो अगर आपसे एक्सटर्नली यानी बाह्य पूछा जाता है तो बस प्लस के जगह आप माइनस कर दीजिएगा। और एक लास्ट इसमें आता है मिड पॉइंट, जो क्या बोलते हैं इसको, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु बड़ा आसान है, a प्लस बी बाई टू, वेक्टर a प्लस वेक्टर b बाई टू, वेक्टर a कहां से लाइएगा तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, और वेक्टर b कहां से लाइएगा तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर समझ रहे हैं ना, o से कनेक्ट करा दिए। पहला नंबर जो आपको फॉर्मूला बताया था वो पोजीशन वेक्टर ही था, यानी स्थिति सदिश। तो ये तीनों फॉर्मूला आप याद रखेंगे, अगर आपसे सेक्शन फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोगों का यानी कि अब नेक्स्ट जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे सवाल जो है ज्यादा आप लोगों से ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव सवाल तक आप लोगों से पूछा जाता है। जैसे देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी का गुणनफल क्या होता है, तो आपको बता दें दो तरह का गुणनफल होता है, एक डॉट होता है और एक क्रॉस होता है। तो देखिए पहला है डॉट प्रोडक्ट, या इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको आप स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, लेकिन हिंदी में अदिश गुणनफल बोलते हैं। ठीक है, तो हिंदी में तो आप याद रखिएगा कि अदिश गुणनफल किसको बोलते हैं, तो a डॉट b को। ठीक है, a डॉट b को, और a डॉट b बराबर क्या होता है बुआ साहब, तो मोड ऑफ वेक्टर a मोड ऑफ वेक्टर b cos थीटा, या इसको आप दूसरा तरीका से ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर ab cos थीटा। a क्या है तो मोड ऑफ a का मान कुछ ना कुछ आएगा तो उसको a मान लिए, मोड ऑफ b का मान कुछ ना कुछ आएगा तो उसको b मान लिए, और ये बेचारा cos थीटा रहेगा ही रहेगा। याद रखिएगा बुआ साहब, इसमें थीटा क्या है, तो थीटा जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है, यानी कोण है। जैसे मान लीजिए वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और दोनों के बीच का जो एंगल है उसको हम थीटा माने हैं। तो अब रही बात कि इस फॉर्मूला से बहुत सारा फॉर्मूला निकलता है, कैसे निकलता है हम आपको एक एक कर बताते हैं। तो इससे पहला नंबर जो आपको फॉर्मूला निकलता है वो है cos थीटा, यानी कि आपसे अगर कभी कभी क्या करेगा तो वो वेक्टर दे देगा और एंगल पूछ लेगा, थीटा पूछ लेगा, तो क्या कीजिएगा cos थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी। जैसे इससे हम निकाल सकते हैं cos का मान, गुना में तो कहां जाएगा बटा में, तो आप याद रखेंगे cos थीटा बराबर क्या होता है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी। और इसी में आपको इसी से एक नया रिलेशन बनता है जो आपका ये वाला हर साल एग्जाम में हम देखें कि ऑब्जेक्टिव सवाल ज्यादा पूछा जाता है, ये वाला फॉर्मूला हूबहू क्या कि उलट के पुलट के इसमें पूछता है। कैसे पूछता है ध्यान दीजिएगा, कि कहेगा कि ए और बी जो है ना परपेंडिकुलर है, लंब है, तो बताइए चारों में से ऑप्शन कौन सा होगा। तो आपको याद रखना है कि ए और बी लंब अगर होता है तो कब होता है, जब ए डॉट बी उसका 0 होता है। फिर से कि ए और बी अगर लंब कहा जाता है तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो ए डॉट बी 0 होगा, उसमें ऑप्शन आपको क्रॉस वाला भी रहता है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि ए अगर बी लंब है यानी परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी 0 के बराबर होता है। इसी से एक नया फॉर्मूला उलट के बनता है कि अगर ए डॉट बी 0 है तो ऐसे आप तीन कंडीशन निकाल सकते हैं। क्या क्या, सोचिएगा ध्यान से। मान लीजिए कि ए डॉट बी का मान अगर 0 दे दिया जाए तो इससे तीन कंडीशन आता है। पहला कि हो सकता है कि वेक्टर ए का मान 0 हो, या हो सकता है इस वेक्टर बी का मान 0 हो, या हो सकता है कि दोनों आपस में लंब होगा। बात समझ में आया? अगर लंब कहता है तो निश्चित रूप से वो डॉट 0 होगा, लेकिन अगर डॉट 0 दे दिया जाए तो आप तीन कंडीशन निकाल सकते हैं। पहला कि ए का मान 0 या बी का मान 0, या हो सकता है कि दोनों लंब हो। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आप जरूर याद रखेंगे, और ये काम का है क्योंकि आपको एंगल निकालने की बात आता है तो आप इससे निकालेंगे। अभी हम बहुत सारा डॉट प्रोडक्ट में फॉर्मूला निकालेंगे, तो पहले आप स्क्रीनशॉट है आप लोगों का इसी फॉर्मूला से हम बहुत सारा निकालते हैं। जैसे ए डॉट बी बराबर बताया गया मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी cos थीटा, इसी से और निकलेगा कि ये जो है आप लोगों का
4 नंबर, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल जो है ना 1 नंबर का एकदम सिंपल सा सवाल पूछ देता है, आई डॉट आई क्या होगा, जे डॉट जे क्या होगा, के डॉट के क्या होगा, या हो सकता है कि अपना में पराया रहे। जैसे देखिए कि अपना में अपना है, अपना में अपना है और अपना में अपना है, तो भाई हम याद कैसे करें, तो अभी हम आपको डॉट बता रहे हैं, थोड़ा देर के बाद हम आपको क्रॉस बताएंगे। तो देखिए डॉट डॉट में अगर आपसे पूछा जाए डॉट में, तो अपना में अपना से 1, अपना में अपना से 1 और अपना में अपना से 1, बस इतना याद रखें। कैसे याद रखें डॉट में, तो अपना में अपना से 1 और अपना में पराया रहे तो उसका डॉट 0 होगा। बस इस तरह से आपको तरीका से याद रखना है। जैसे आई डॉट आई तो 1 हो जाएगा, जे डॉट जे तो 1 हो जाएगा, के डॉट के तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पर आई डॉट जे है यानी अपना में एक अपन है और एक दूसरा है, तो दूसरा का गुना करेंगे तो वह 0 होगा। तो ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि 1 नंबर का सवाल रहता तो आसान है, लेकिन बच्चा जो है कंफ्यूज करके आंसर गलत मार देता है। तो इस तरह से आप याद रखिए, अपना में अपना 1, अपना में पराया था 0, किसके लिए, डॉट के लिए। क्रॉस में हम आपको दूसरा चीज बताएंगे। अच्छा, उसके बाद ये वाला फॉर्मूला में बहुत सारा मिस्टेक करता है स्टूडेंट कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए पूछ दिया जाता है, तो उस याद लेकर याद कर ली वाला अपना में अपना से तो 1 ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आई नहीं है बउआ, क्योंकि आपको याद दिला दे आई जे के हमने आपको पहले भी बताया था कि आया तो यूनिट वेक्टर है। तो आपको यहाँ से क्या करना है, ए डॉट ए अगर पूछ दिया जाए तो आप 1 मत लिखिएगा, इसका होगा मोड ऑफ ए का स्क्वायर। उसी तरह से अगर आपसे बी डॉट बी पूछ दिया जाए तो आप लिखिएगा मोड ऑफ बी का स्क्वायर, और अगर आपसे सी डॉट सी पूछ दिया जाए तो लिखिएगा मोड ऑफ सी का स्क्वायर। ठीक है, आप चाहे तो इस फार्मूला में रखकर, जैसे यहाँ पर ए और यहाँ पर 0 रखिएगा, क्योंकि एंगल मतलब दोनों सेम है, तो 0 डिग्री का एंगल बनेगा तो cos 0 1 होता है, तो मोड ऑफ ए क्या हो जाएगा, मोड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, इसमें भी बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करता है, इसलिए आप याद रखिए सेम अगर डॉट है वेक्टर ए डॉट में तो मोड ऑफ ए का स्क्वायर होगा, लेकिन आई डॉट आई है तो उसका वैल्यू 1 होगा, क्योंकि आई और जे के क्या है, तो यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। दो चीज इसमें और याद रखिएगा कि ए डॉट बी और बी डॉट ए बउआ डॉट प्रोडक्ट में सेम होता है, यानी ए डॉट बी निकालिए या बी डॉट ए निकालिए, दोनों का जो वैल्यू है वह सेम आता है। तो आप ये वाला फॉर्मूला काम का है, जब आपको कुछ क्वेश्चन बनाते रहेंगे ना, उस टाइम हो सकता है कि ए डॉट बी आ जाए और एक बी डॉट ए आ जाए, तो दोनों आप याद रखिएगा एक ही होता है, किसके लिए, तो डॉट प्रोडक्ट में। बट क्रॉस प्रोडक्ट में वैसा नहीं होता है, होता क्या है तो तनका देर के बाद बताएंगे। और एक वे ये प्रॉपर्टीज आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर मान लीजिए बी प्लस सी में अगर ए डॉट से गुना किया जाए तो आप दोनों में गुना कर लीजिएगा, ए डॉट बी ए डॉट सी। ठीक है, तो इस तरह से आप गुना कर सकते हैं, लेकिन इसमें अब सवाल ऐसा पूछा जाता है ना, हाँ देखिएगा, ये जो आप लोगों का फॉर्मूला है वेक्टर ए दे देगा और वेक्टर बी दे देगा, और आपसे क्या पूछेगा कि ए डॉट बी निकालिए या दो सदिशों का अदिश गुणनफल निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, जैसे देखिए मान लीजिए कि पहला वेक्टर आपको a1 i का प्लस a2 j का प्लस a3 k का, इस रूप का आपको कोई वेक्टर दे दिया जाए, फिर दूसरा कोई वेक्टर दे दिया जाए b1 i का प्लस b2 j का प्लस b3 k का, मतलब इस रूप का आपको दे दिया जाए, तो आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाले हैं, तो आप याद रखिएगा a डॉट b बराबर बस i वाला को i के साथ, j वाला को j के साथ और k वाला को k के साथ बस गुना कर दीजिए, वही उसका डॉट प्रोडक्ट होता है। जैसे आप यहाँ देखिए a1 है और यहाँ b1 है तो a1 b1 प्लस यहाँ a2 है और यहाँ b2 है तो a2 b2, फिर इसमें a3 है और इसमें b3 है तो a3 b3। मतलब क्या आप कैसे याद रखेंगे, तो i वाला को i के साथ, j वाला को j के साथ, k वाला को k के साथ गुना करके बस जोड़ दीजिए, वही उसका आंसर होता है क्या, तो a डॉट P। ये सिर्फ अभी हम बात कर रहे थे बुआ डॉट प्रोडक्ट में, तो याद रखिए डॉट प्रोडक्ट में आपको इतना फॉर्मूला याद रखना था। अब लोग इसके बाद स्क्रीन का फॉर्मूला है, इसी डॉट प्रोडक्ट में दो सवाल इस तरह के पूछा जाता है, प्रोजेक्शन या जिसको आप प्रक्षेप बोलते हैं। तो प्रक्षेप जो है ना 1 नंबर का हर साल सवाल पूछा जाता है, इसलिए आप इसको गौर से देखेंगे। जैसे देखिए प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, यानी आपके पास दो वेक्टर पता रहेगा और किस क्या, यहाँ पर आपको मेन ध्यान क्या देना बुआ, जेकरा पर ऑन रहेगा ना उसको नीचा लिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ किस पर है, तो वेक्टर बी पर है, तो वेक्टर बी का जो मोड है ना वो नीचा लिखेंगे, और दोनों में ऊपर जो है आप हमेशा डॉट लिखेंगे। तो कैसे याद रखेंगे इसको, देखिए ये फॉर्मूला देखिए और ये वाला देखिएगा, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, इस बार ऑन ए पर है और ये ऑन किस पर है, तो बी पर है। तो याद कैसे रखें, तो जिस पर हो, जिस
पर उसको आप नीचा लिखिएगा। जैसे यहाँ पर बी पर था तो मोड बी नीचा, यहाँ पर किस पर है, ए पर है तो मोड ऑफ ए नीचा। बात समझ में आया? और ऊपर में आप डॉट लिखिएगा दोनों का। जैसे एक बार फिर से बता दे कि ए का बी पर मतलब बी पर है तो बी का मोड नीचा, फिर यहाँ पर क्या है बी का ए पर तो मोड ऑफ ए नीचा। बात समझ में आया? ये दोनों फॉर्मूला आप हमेशा के लिए याद जरूर रखिएगा ताकि आपको 1 नंबर का सवाल यहाँ से मिल सकता है या 2 नंबर का सवाल। ठीक है, प्रतिक्षेप बनाएं। फॉर्मूला है वो है क्रॉस प्रोडक्ट या जिसको आप वेक्टर प्रोडक्ट और हिंदी में बस एक नाम से जानते हैं सदिश गुणनफल के बारे में। इससे भी बहुत सारा सवाल जो है आप लोगों का ऑब्जेक्टिव आता है और इस पर ही सब्जेक्टिव सवाल आप लोगों से पूछा जाता है। जैसे देखिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, तो ए क्रॉस बी लिखते हैं। उसमें हमने आपको डॉट प्रोडक्ट में क्या बताते हैं, ए डॉट बी लिखते हैं, इसमें क्या लिखते हैं ए क्रॉस बी। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा, और इसमें एक एक्स्ट्रा चीज आता है एन कैप। एन कैप क्या है, तो जो यहाँ पर हम आपको बताए हैं कि एन कैप क्या हुआ, तो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है यानी लंब मात्रक सदिश है। और किस पर लंब मात्रक सदिश है यह भी हम आपको बताएंगे, बस आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है। उसमें हमने क्या बताया था, ए डॉट बी का क्या ए बी कॉस थीटा बताया था, यहाँ पर आपको साइन थीटा याद रखना है और इसमें एन कैप एक्स्ट्रा होता है। अगर हम दोनों तरफ मोड लगाएंगे ना बुआ, अभी हम आपको बताया कि एन कैप क्या है, तो यूनिट वेक्टर है ना परपेंडिकुलर। अगर ये यूनिट वेक्टर है दोनों तरफ मोड लगाएंगे तो इधर मोड लगाएंगे तो ये तो बेचारा वैसी रहेगा, ये वैसी रहेगा, लेकिन इसका मोड निकालेंगे तो बताइए ये यूनिट वेक्टर है तो इसका परिमाण तो 1 हो जाएगा, तो इसका मान 1 हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो यही रहेगा। समझ में आया? अच्छा, तो इसका मान 1 हो जाएगा इसीलिए इसको गायब कर दिए और इससे आप एक फॉर्मूला निकालेंगे नया साइन थीटा बराबर। तो साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, जो गुना में दोनों भाई जो है वो बटा में आ जाएगा, इससे आप याद रखेंगे साइन थीटा बराबर मोड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बटा मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी। मोड का मतलब मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण। इससे और कंडीशन निकलता है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर पैरेलल है समांतर है तो क्या होगा, तो याद रखिएगा ए क्रॉस बी 0 के बराबर होगा। उसमें हमने क्या बताया था कि अगर ए और बी अगर लंब होता है तो उसमें डॉट 0 होता है, लेकिन अगर ये समांतर है तो इसमें क्रॉस 0 होगा। तो ये उल्टा सवाल भी आप लोगों से पूछा है। तो आपका फॉर्मूला ए क्रॉस बी अगर 0 के बराबर हो तो आप 3 तरह से कंडीशन याद रखिए कि ए का मान हो सकता है 0 हो, या हो सकता है बी का मान 0 या क्या हो तो पैरेलल हो। ठीक है, उसमें क्या था लंब था और इसमें क्या है तो पैरेलल है। ठीक है, तो आप एक चीज और इसमें हम बता रहे थे कि एन कैप क्या होगा, तो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है, लंब मात्रक सदिश है। तो आप ऐसे भी आपसे मतलब आप समझ लीजिए कि ए क्रॉस बी होता क्या है, तो ए और बी पर जो लंबवत सदिश होता है ना परपेंडिकुलर जो वेक्टर होता है उसी को हम ए क्रॉस बी बोलते हैं। तो कभी कभी परीक्षा में सवाल जो है ना घुमा फिरा के ऐसे पूछ देता है कि ए और बी वेक्टर दे देगा और कहा जाएगा कि दोनों पर परपेंडिकुलर वेक्टर निकालिए, तो इसका मतलब होता है ए क्रॉस बी निकालना। ठीक है, फिर से कि अगर कहा जाए ए और बी दे दिया जाए और कहा जाए दोनों वेक्टर पर एक लंबवत सदिश ज्ञात करें तो आप ए क्रॉस बी निकालेंगे। और इसमें एक और सवाल पूछ दिया जाता है कि ई वेक्टर ए और वेक्टर बी पर लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात करें, तो याद रखिएगा पहले आप ए क्रॉस बी निकाल लीजिएगा और इसका यूनिट वेक्टर आप निकाल लीजिएगा, वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आप जनरली तौर पर ये वाला फॉर्मूला आप ज्यादा याद रखिए, खास करके ये सवाल पूछा जाता है कि ए और बी अगर पैरेलल है तो ए क्रॉस बी 0 के बराबर होगा, और उसमें आपको ए डॉट बी 0 के बराबर था तो क्या होता था परपेंडिकुलर होता था। ठीक है, इससे अभी रिलेटेड कुछ और फॉर्मूला है जो हम आपको बताते हैं, पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, एक और यहाँ चीज हम लिखे हुए थे, इस बात को समझ लीजिए कि ए जो है ए क्रॉस बी पर क्या लंब है ना, लंब है तो याद रखिएगा डॉट 0 होता है, तो यही लिख देते कि वेक्टर ए और इसका डॉट कीजिएगा तो 0, और इस पर भी लंब है इसका मतलब वेक्टर बी और ए डॉट ए क्रॉस बी का डॉट निकालिएगा वो अभी 0 के बराबर आएगा। तो यह भी आप याद रख सकते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट में अभी आपको और फॉर्मूला चाहिए क्या कि आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे या के क्रॉस के क्या होता है, तो याद रखिएगा इसको कैसे याद रखिए। जैसे अपना में अपना क्रॉस जब गुना कीजिएगा ना डॉट में दूसरा फॉर्मूला याद रखना है, यही कंफ्यूजन को आपको दूर करना है। जैसे अगर क्रॉस में अपना तो 0 होगा, जैसे क्रॉस में अपना तो 0 होगा, क्रॉस में अपना तक 0 होगा। लेकिन अगर यही सवाल ऐसे पूछ दिया जाए कि आई क्रॉस जे क्या होगा, जे क्रॉस के क्या होगा या के क्रॉस आई क्या होगा, तो उसके लिए आप ये वाला सर्कल याद रखिएगा। कैसे, ये इसको याद करने का तरीका समझिए ध्यान से कि मान लीजिए आई में अगर जे से क्रॉस गुना करेंगे ना बुआ, ध्यान दीजिएगा आई में अगर जे से गुना करेंगे तो दूसरा जो बचेगा ना वो आएगा कौन, के। तो इसीलिए हम यहां लिखे हैं आई क्रॉस जे बराबर के। उसी तरह से सोचिए आई में जे से तो ये आया, अगर हम जे में के से गुना करेंगे तो कौन आएगा, आई आएगा।
उसी तरह से k में अगर हम i से गुना करेंगे तो कौन आएगा, j आएगा। इस बात को फिर से देखिएगा, i में j से, जैसे इसमें इससे गुना किए तो ये बच गया ई वाला, तो लिख दिए। फिर j में k से, तो देखिए इसमें इससे गुना किए तो कौन बचा है, i ना, तो इसलिए लिखिएगा i। फिर ध्यान दीजिएगा k में i से गुना कीजिए, तो k में i से, इसमें इससे गुना करेंगे तो बचेगा j, तो आपका बचेगा j। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्शन है, इससे जाइएगा i j k। अगर यही डायरेक्शन उलट के पूछ दे कभी कभी तो लड़का वहां मिस्टेक करता है। जैसे देखिए j गुने i मतलब क्रॉस, j क्रॉस i, तो सोचिए j क्रॉस i ऐसे नहीं ना होता है, ये तो उल्टा कर दिया। तो उल्टा जब करेगा ना तो आप कथी का साइन लगाइएगा, माइनस का। जो होता है फॉर्मूला वही रहेगा, लेकिन आपको डायरेक्शन चेंज कर देना होगा, मतलब साइन बदल देना होगा। j क्रॉस k की जगह अगर k क्रॉस j दे दिया जाए तो आप माइनस i लिखेंगे, और k क्रॉस i की जगह i क्रॉस k कर दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए तो माइनस j करेंगे। ठीक है, ये वाला आप दोनों को कंफ्यूजन अच्छा से समझ लीजिए। अगर बउआ सीधा में जाएगा तो प्लस में, अगर ये उल्टा आएगा तो कथी में आएगा, माइनस में। इसीलिए हम यहाँ पर याद रखिएगा वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b जो होता है वह वेक्टर b और वेक्टर a के क्रॉस के बराबर नहीं होता है। तो किसके बराबर होता है, तो वह माइनस b क्रॉस a के बराबर होता है। बट डॉट वाला में हमने आपको अभी बताया था कि a डॉट b और b डॉट a दोनों बराबर होता है, लेकिन बउआ याद रखिएगा कि a क्रॉस b और b क्रॉस a दोनों एक चीज नहीं होता है। अगर बराबर करना है तो उसके लिए आपको किसका साइन देना होगा, तो माइनस का। ठीक है, एक और चीज आप याद रखिएगा, ये वाला टर्म कि a क्रॉस a या b क्रॉस b या c क्रॉस c क्या होगा, तो याद रखिएगा अपना में अपना से अगर क्रॉस करते हैं तो इसका जीरो, इसका भी जीरो, इसका भी जीरो। लेकिन डॉट वाला में अलग फॉर्मूला है, क्रॉस वाला में अलग है, इसलिए आप इस दोनों को आप 2-3 बार देख लीजिएगा और 2-3 बार लिख भी लीजिएगा। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में इतना। अभी कुछ और फॉर्मूला है जो हम आपको लास्ट में फॉर्मूला है कि अगर कैसे पूछा जाए क्रॉस प्रोडक्ट में, अब दूसरे टाइप का सवाल पूछ दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई a वेक्टर दे देगा, कोई b वेक्टर दे देगा और आपसे क्या पूछेगा कि इसका क्रॉस बताइए कि a क्रॉस b कैसे निकालिएगा। तो उसके लिए आप याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए पहला वेक्टर यहाँ है, दूसरा वेक्टर यहाँ है, तो अगर आपसे क्रॉस पूछा जाए तो 1 नंबर के सवाल में भी आता है और 2 नंबर के सवाल में भी आता है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आप अच्छा से याद रखिएगा, a क्रॉस b, और है भी आसान, i j k लिख दीजिएगा पहला रो में। ठीक है, और दूसरा रो में वाला इसमें का जो पूर्णांक है ना उसको लिख दीजिएगा, जैसे a1 a2 a3 यहाँ वाला ये वाला, और इस जो बाद वाला हुआ यहाँ लिखिएगा b1 b2 b3 ये वाला b1 b2 b3। एक बार फिर से, पहले a क्रॉस b निकाला तो i j k लगा दीजिएगा, और पहला जो दूसरा जो रो होगा ना इसमें से उठाइएगा a1 a2 a3 a1 a2 a3, और इसमें से उठाइएगा b1 b2 b3, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा। और आप सभी लोग जानते हैं कि डिटरमिनेंट को एक्सपेंड तो करना आप लोग को आता ही है, साइन चेंज करके आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम से आप एक्सपेंड कर सकते हैं, आसानी से आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों से सवाल पूछा जाता है ये वाला कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल पूछ दिया जाता है। तो त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल में क्या करेगा, दो एडजेसेंट साइड दे देगा, जैसे ये वेक्टर ए दे देगा और वेक्टर बी, और ये दोनों संलग्न भुजा है ना, तो वेक्टर ए वेक्टर बी अगर पता और इसके बीच का कोण थीटा है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे, तो 1/2 मोड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यानी कि पहले आपको क्रॉस निकालना ही पड़ेगा इस तरह से, तो ए क्रॉस बी निकाल लीजिएगा। और ये मोड है, और मोड का मतलब आप सब लोग समझते हैं कि मैग्नीट्यूड होता है, यानी परिमाण। तो पहले आप इसका परिमाण निकाल के आधा कर दीजिए, वही आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। लेकिन हो सकता है कि अगर आपसे पूछ दिया जाए ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी, तो आप लिखेंगे ए क्रॉस बी का सिर्फ और सिर्फ मोड, इसमें आपको बात देना नहीं है। देखिए ये त्रिभुज में अगर आप इसको मिलाइएगा ना तो 2 पार्ट हो जाता है, इसीलिए इसका आधा हो जाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, और अगर सीधा पैरेललोग्राम का एरिया पूछा जाए तो पूरा होता है ए क्रॉस बी का मोड। तो ये फॉर्मूला आप जरूर याद रखिएगा कि ए क्रॉस बी आपको तीनों में निकालना ही पड़ेगा। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, तो डिटरमिनेंट के मेथड से आप आसानी से निकाल दीजिए। अगर त्रिभुज एबीसी का एरिया पूछे तो बस उसका आधा कर दीजिए, और अगर आप लोगों से त्रिभुज समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछे तो आप ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, वही इसका आंसर होगा। फॉर्मूला यह है ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स। कभी-कभी जो है ना ट्रिपल प्रोडक्ट से भी 1 नंबर का सवाल पूछ दिया जाता है, इसलिए हम आपको इस फॉर्मूला में बता रहे हैं कि ट्रिपल प्रोडक्ट को कैसे लिखते हैं। तो याद रखिएगा ए बी सी से इस तरह से बॉक्स में, और इसको कैसे डिफाइन किया गया है, तो ए क्रॉस बी डॉट सी से। और अगर मान लीजिए इसका वेक्टर मतलब वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो इसको आप याद रखें ऐसे, एक डिटरमिनेंट के फॉर्म में a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। अब रही बात कि a1 a2 a3 कहां से लाएंगे, b1 b2 b3 कहां से लाएंगे, c1 c2 c3 कहां से लाएंगे, तो याद रखिएगा आपको जो 3 को वेक्टर देगा ना, अगर कहा जाए कि तीनों का ट्रिपल प्रोडक्ट निकालिए, तो आप ऐसे पहला वेक्टर से a1 a2 a3 निकाल लीजिएगा,
दूसरा वेक्टर से b1 b2 b3 निकाल लीजिए, तीसरा से c1 c2 c3 और इसमें रख दीजिए और डिटरमिनेंट को सोल्व कर दीजिए, वही आपका आंसर आएगा। तो खैर इसमें आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें से सवाल कम आता है, लेकिन एक नंबर का सवाल जरूर आता है। कैसे? i j k, ये वाला जो है ना ट्रिपल प्रोडक्ट आप लोगों से बहुत साल पूछा भी गया है कि i j k का ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, तो आप याद रखेंगे 1 होता है। इसमें आपको सवाल जो है ना यहां से आपको घुमा फिरा के पूछ देता है कि a अगर b है, जैसे कोई दो को अगर सेम है बुआ सा तो उसका वैल्यू 0 होगा। जैसे देखिए यहाँ a और a सेम था और एगो b है तो इसका वैल्यू क्या होगा? 0। तो इससे सवाल कैसे बनाता है कि i j इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू जो है आपको कमेंट करके बताना है कि i j का वैल्यू क्या होगा। उससे पहले एक और चीज बता दे आपको, ABC अगर कोप्लानर है, एक तलीय है, तो एक तलीय कब होता है? जब इसका जो वैल्यू है, हाँ, और एक और इससे पहले आप ये जान लीजिए कि a क्रॉस b डॉट c जो है ना वह किसके बराबर होता है? तो a डॉट b क्रॉस c के बराबर होता है। अगर बराबर होता है तो सोच लीजिए यहाँ पर हम क्या लिखे? a डॉट b क्रॉस c किसके बराबर? 0 के अगर बराबर आ जाए, मान लीजिए इसका डॉट, इसका वैल्यू निकाले और 0 आ जाए तो उसको हम कोप्लानर बोलते हैं, यानी एक तलीय। वैसे तो ये सवाल पूछा नहीं जाता है, फिर भी आप जान लीजिए, या इसको ऐसे कह सकते हैं ABC का जो ट्रिपल प्रोडक्ट है वह किसके बराबर आना चाहिए? तो 0 के बराबर अगर आता है तो उसको कोप्लानर बोलते हैं। और लास्ट ये वाला याद रखिएगा। और अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया तो i j का ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये फॉर्मूला पूरा समझ में आ गया होगा और मैंने आप लोगों को पूरा प्रयास किया है कि सारा फॉर्मूला A to Z इस वीडियो में आपको बता दिया जाए। और अगर आप लोगों को कोई छूट गया होगा तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं ताकि हम उसको भी देख लेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पूरा पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर जरूर करिएगा और आप लोग लाइक तो करते ही हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।